बच्चों, क्या हाल चाल। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ओ भाई जी, क्या मजा आ रहा है तुम लोगों को ये एडवांस का बैच पढ़ाने में। एक बेहद तरीके से आप इस लेक्चर्स को जो फॉलो कर रहे हो, वो देखकर, वो सुनकर बहुत मजा आ रहा है। ये दास्तान आगे कंटिन्यू करते हैं। आज दो चैप्टर्स को मर्ज करके मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है और ये जो सॉलिड स्टेट्स है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं एडवांस के वो थोड़े से कम हैं, बट हैं। ठीक है ना। फिजिकल की स्पेलिंग गलती से टाइप कर दी थी, सही कर रहा था। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री का आज जो दो टॉपिक्स हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर और सॉलिड स्टेट्स, दोनों एक साथ मैं लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में। और एक बार फिर से मैं सागर बरजाती आप सबका स्वागत करता हूं SPW चैलेंजर के महामंच पे, जहां पर आपको जेईई एडवांस की बेखूबी तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। बेहतरीन बेहतरीन आपको PYQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मैं अब पढ़ाता हूं पहला क्वेश्चन। इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन है बेटा, पहली बात तो ये ध्यान रखो। दूसरी बात, जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। तीसरी बात ये कि तुम क्वेश्चन करो। अरे पॉज करो और करो ना यार। ये देखो मैं हट रहा हूं इधर, ठीक, आ जाता हूं अब। A closed tank has two compartments A and B. यात्रीकृत कृपया ध्यान दें, इस रेलगाड़ी के अंदर दो डिब्बे हैं A और B। बोथ फिल्ड विद द ऑक्सीजन, दोनों को ऑक्सीजन गैस से भर दिया गया है। एज्यूम टू बी आइडियल गैस, आइडियल गैस यानी कि PV इक्वल टू nRT फॉलो होगा। द पार्टीशन सेपरेटिंग द टू कंपार्टमेंट इज फिक्स्ड, फिक्स्ड है, ठीक है। एंड इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर, यानी कि गर्मी इधर उधर नहीं हो रही है। इफ द ओल्ड पार्टीशन इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू पार्टीशन, यहां पर विच कैन स्लाइड एंड कंडक्ट हीट, अगर हीट कंडक्ट होगी तो हॉट बॉडी मतलब हीट का फ्लो होगा। एंड डज नॉट अलाउ द गैस टू लीक, द वॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट ए आफ्टर द सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम। देखो, पुराने कंपार्टमेंट को देखो, नए कंपार्टमेंट को देखो, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है क्या? हमको एक फर्क दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पर ए का वॉल्यूम थोड़ा कम था, यहाँ पर ए का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया है। और चूंकि वो कह रहा है कि वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है, और वो ये कह रहा है कि ये कंडक्ट हीट कर सकता है, तो यानी कि जैसे ये ज्यादा गर्म था, ये कम गर्म था, तो जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो मेरे हिसाब से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की वजह से मैं कह सकता हूँ P एंड T आर कांस्टेंट। और इधर देखते हैं, PV इक्वल टू nRT फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे दोनों कंपार्टमेंट्स के लिए, ए के लिए भी बी के लिए भी। PV इक्वल टू nRT से हमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा PV बाय RT। PV इसका भी दिया है, PV/RT इसका भी दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, PA इंटू VA 5 अपॉन 400 T R को R ही रखते हैं, तो आ जाएगा 1/80R। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकालते हैं, P 1 इंटू 3 PV अपॉन 300R, ये आ जाएगा 1/100R। Na और Nb आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपार्टमेंट्स हैव केम आउट। अब यहाँ पे आते हैं नए कंपार्टमेंट में। आप देख रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ ए हैज बीन इंक्रीज्ड। अब कितना इंक्रीज हुआ है ये नहीं लिखा है, तो लेट कर लेते हैं कि एक्स फैक्टर से इंक्रीज हुआ है। तो अब चूंकि ये बाउंड्री फिक्स है ना, तो मतलब बी का उतने से ही घटा होगा। जैसे मान लेते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम ए की थी 1, तो अब जो नई वॉल्यूम हो गई है वो हो गई है 1 प्लस एक्स। पहले बी की वॉल्यूम थी 3, तो अब कितनी हो जाएगी 3 माइनस एक्स। PV इक्वल टू nRT, यहाँ फॉर्मूला लगेगा फिर से, T और P कट गए क्योंकि कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये फॉर्मूला आ गया। तो VA अपॉन NA इज इक्वल टू VB अपॉन NB। VA कितना है
1 प्लस एक्स, वीवी कितना है 3 माइनस एक्स, एन ए कितना है 1/80 आर, तो 1/80 आर, और ये कितना था 1/100 आर। बस आंसर आ गया। अब आर से आर कटा, जीरो से जीरो कटा, ये 8 प्लस 8x इज इक्वल टू 30 माइनस 10x, ये इधर आ गया तो ये बच गया 18x इक्वल टू 22, x इक्वल टू 11/9। हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट ए जो कि 1 प्लस एक्स एज्यूम किया था, यानी कि 1 प्लस 11/9, यानी कि 9 प्लस 11। ओए 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 ओए, पहला पहला हर बंदा आम होता है। देख रहा है बेटा क्या हो गया, क्या से क्या हो गए, देखते देख था। 2.22 आ रहा है आंसर, चेक करो। बोलो ना बोलो ना, हम सफर हमी सुन लो ना। हाँ, ये है आंसर। क्वेश्चन इजी था, सिंपल था। हाँ, एडवांस 2018 लिखने से थोड़ा सा एक माहौल जम जाता है, फिर ये डायग्राम देखने से थोड़ा माहौल और जम जाता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये देखकर आपको लग रहा होगा इट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि कहता है रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटीज और द मॉलिक्यूलर मासेस, उसके स्क्वायर रूट के, है ना। टी एंड वाई आर द टू वोलेटाइल, कहाँ है भाई, एक्स एंड वाई होना चाहिए ना। एक्स एंड वाई आर द टू वोलेटाइल लिक्विड्स विद द मोलर वेट्स 10 ग्राम, ये एक्स का है, ये वाई का है, ठीक है। Two cotton plugs are soaked in X and the other is soaked in Y and simultaneously placed at the end of the tube length L. यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है वो 24 मीटर है। The tube is filled with an inert gas at 1 atmosphere and a temperature at 300 Kelvin. The vapor of X and Y react to form a product which is observed at a distance D from X. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है। देखो यहाँ से x घुसाया गया, यहाँ से y घुसाया गया, दोनों जाकर कहीं पे मिल रहे होंगे। पूरी लेंथ 24 दी है, लेकिन जहां पर ये लोग मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं वहां पर कुछ आपको जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिख रहा है उसको डी डिस्टेंस से मेजर किया गया है। तो मेरे हिसाब से यही बताना होगा कि ये डी डिस्टेंस है क्या, है ना। क्वेश्चन क्या है द वैल्यू ऑफ डी इन सेंटीमीटर, मेरे हिसाब से यही है, एज एस्टिमेटेड फ्रॉम द ग्राहम्स लॉ। जेईई एडवांस 2014 का ये प्रश्न है बेटा। तो आपको क्या करना है, आप पहले ये चेक करिए कि मॉलिक्यूलर मासेस आपको या डेंसिटीज आपको दी हुई है कि नहीं दी। बोलो, दिया हुआ है ना। सीधा ग्राहम्स लॉ के हिसाब से आर एक्स अपॉन आर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम वाई अपॉन एम एक्स। अब x का है 10 और y का है 40, 40/10, 4 यानी कि 2। और रेट को हम लोग उसके हिसाब से लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से लिख सकते हैं। तो रेट को जब डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से लिखेंगे तो x की डिस्टेंस हम d ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 24 माइनस डी। तो d अपॉन 24 माइनस डी, टी टी सेम है तो कट गया, इज इक्वल टू 2। फिर d इज इक्वल टू 48 माइनस 2d, टी डी इज इक्वल टू 48, d इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। मैंने क्या लगाया, रेट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। x तक का डिस्टेंस d है, तो ये y तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 माइनस डी। तो आर एक्स अपॉन आर वाई करना था भाई, आर एक्स अपॉन आर वाई, आर एक्स डी, आर वाई डी 24 माइनस डी।
टी सेम टाइम पे है तो वो कट गया है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, टाइम सेम है, दोनों को काट दिया मैंने और इज इक्वल टू 2 के बराबर रख दिया, जो कि मॉलिक्यूलर मासेस का वो आ रहा था रेशियो, और फिर डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यानी कि करेक्ट आंसर इज टी। आपको समझ में आ गया? बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन द एस्टिमेट ड्यूरिंग द ग्राहम्स लॉ। ओके, ग्राहम्स लॉ से जो एस्टिमेट कर रहे हैं उससे कम आ रही है डी की लेंथ, मतलब डी की वैल्यू। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तभी मुमकिन है जब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब देखो, यहां से एक्स फ्लो कर रहा है इस तरफ, यहां से वाई फ्लो कर रहा है इस तरफ। अब अगर डी की डिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कम है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? मतलब वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पा रही है, कहने का ये मतलब है। तो वो ज्यादा डिस्टेंस क्यों नहीं ट्रेवल कर पा रही होगी? अब इसका ये कारण, मतलब ऐसे ही बिना ऑप्शन पढ़े देखो तो ये हो सकता है कि एक्स भारी हो और वाई हल्की है, तो वाई जल्दी डिफ्यूज कर रही है। बट ऐसा लग तो नहीं रहा है। तो क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इज 10 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई इज 40, भारी तो वो है, हल्की ये है। मेरे हिसाब से तो रेट एक्स का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मासेस, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, डी की वैल्यू ज्यादा कवर करना चाहिए, लेकिन डी की वैल्यू तो कम है। क्यों है कम? इसका मतलब फिर ये है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक्स की बढ़ गई है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है पार्टिकल्स के द्वारा। किसके पार्टिकल्स? वाई के पार्टिकल्स। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन डी देखें, इंक्रीज्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स विद द इनर्ट गैस, अच्छा इनर्ट गैस जो अंदर भरी हुई थी, एज कंपेयर टू डेट ऑफ वाई विद द इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है एक्स को, वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई के, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है एक्स को ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करने में। इसको आप मीन फ्री पाथ के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन ये थ्योरेटिकली ये चीज समझ में आ रही थी तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया है इन लोगों ने। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वैसे होता क्या है असली मायने में? ये होता है, चेक करो, बताओ। हाँ भाई, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, ये एवरेज स्पीड होती है, और ये तुम्हारी आरएमएस स्पीड होती है। और जो इनका रेशियो होता है जो हम लोगों ने पढ़ा है वो होता है 1:1.128:1.224। ये पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है हमने। अब आपने वो देखा सामने, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड का ग्राफ, तुम्हारे दिमाग में घूम गया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तुमने धड़ से आंसर सी मार्क कर दिया। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सही है, लेकिन ये गलत है। ये कायदे से देखो तो थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल है। जो जेई एडवांस 2014, सॉरी 2020 में जो सवाल आया है, यहां पर ये कर्व एकदम सिमेट्रिकली जा रहा है। सिमेट्रिकली जाने से क्या वो नुकसान हो रहा है कि आपकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, तो आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है और जो आपकी बगल में एवरेज स्पीड है, वो दोनों लगभग लगभग सेम है। ये देखो, ये सिमेट्रिकल कर्व है इसलिए ऐसी दिखते आ रही हैं। और उसके बगल में हम आरएमएस बनाएंगे थोड़ी से ज्यादा डिस्टेंस में, तो यहां पर बी, सॉरी, स्पीड ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एंड स्पीड ऑफ एवरेज विल बी रेशियो 1:1,
और फिर आरएमएस का आएगा 1.224। तो करेक्ट आंसर इस केस के लिए बी होगा, ना कि सी। तो जो बच्चा सी सोच रहा है वो भाई ये दिमाग लगा लो कि ये जो कर्व दिया है ये सिमेट्रिकल दिया है, यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल की जो स्पीड है वो एवरेज के बराबर होगी, लगभग लगभग बराबर होगी। और हाँ, बट ऑब्वियस की बात है कि आरएमएस तो ज्यादा है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। देखो मोर देन वन करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। अब मोर देन वन करेक्ट स्टेटमेंट के लिए फटाफट आओ जुगाड़बाजी लगाते हैं। कह रहा है एवरेज एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो एक बार बता दूं मैं तुम्हें, एवरेज एनर्जी जो होती है वो 3/2 RT, 3/2 RT मतलब एवरेज एनर्जी जो है ना तुम्हारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात तो सच है कि गिवन टेम्परेचर पे वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करती है। हाँ ठीक है सर जी, ये करेक्ट है। फिर कह रहा है जो आरएमएस स्पीड है, आरएमएस के लिए रिलेटेड मैं बात लिख दूं। आरएमएस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और वो भी उसके अंडर रूट के, याद रखना स्क्वायर रूट के मतलब। और इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास, वो भी स्क्वायर रूट के। तो यू आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दिस मॉलिक्यूलर मास। ये बात सच है। यू आर एम एस इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। ये अगर 4 होगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, हाँ स्क्वायर रूट है, सही है। ई एवरेज इज डबल्ड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। अगर टेम्परेचर यहाँ पे 4 टाइम होगा तो ये भी 4 टाइम होना चाहिए। तो ये जो डबल लिखा है ये गलत लिखा है, यानी कि इसलिए ये डी जो है गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर ए बी सी है। दोनों दिक्कत है यहाँ तक। बोल 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 बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है जेई एडवांस 2023 का सवाल है। इजी सवाल है अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पता है, क्योंकि यहां पर लिखा है अ गैस हैज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 0.5। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, जेड। और आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। तो जेड जो होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जैसे हम लोग लिखते हैं ना पी वी इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 है आइडियल गैस के लिए, तभी ये चीज संभव होती है। तो जेड का फॉर्मूला होता है P/RT, PV/RT, जहां पे ये मोलर वॉल्यूम है। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 0.5 एंड हैज अ मोलर वॉल्यूम of 0.4 decimeter cube per mole at a temperature of 800 Kelvin and a pressure of X atmosphere. If it shows the ideal gas behavior at the same temperature and pressure, the molar volume will be Y decimeter cube per mole. The value of X upon Y is. मेरे हिसाब से मुझे क्वेश्चन पढ़कर ये समझ में आ रहा है कि पहले आप यहाँ पर जो जो वैल्यूज दिए हैं उसको रख दो। जेड की जगह 0.5 रखो, प्रेशर की जगह पहले क्या रखना है, एक्स रखना है, और मोलर वॉल्यूम कितनी है 0.4 है। आर की जगह फिलहाल आर ही रख दें क्या अभी, वो कह रहा है 8 × 10⁻² ले लो। लीटर एटमॉस्फेयर है और वो डेसीमीटर क्यूब है, मतलब 1 लीटर ही हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और टेम्परेचर कितना है 800 केल्विन। यहाँ से जरा एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से पॉइंट पॉइंट कट गया, 10⁻², 100 से कट गया। एक्स की वैल्यू आ रही है 8 × 8 × 5/4। ये हो गया तुम्हारा 80 80 एटमॉस्फेयर आ गया, ये एक्स की वैल्यू है। अब हमें वाई की वैल्यू चाहिए, मोलर वॉल्यूम है वाई ए। तो अब हम ऐसा करेंगे, फिर से पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाते हैं। पी वी इज इक्वल टू आर टी। आइडियल गैस के लिए जेड इक्वल टू 1 होता है। ये आ गया आर टी अपॉन टी। मोलर वॉल्यूम निकालना है ना, 8 × 10⁻², 800। प्रेशर अब हमने निकाल लिया 80, 0 से 0 गया, 8 से 8 गया,
और ये आ गया 80 इंटू 10⁻², यानी कि 0.8। और ये है बेटा वैल्यू y, ये है वैल्यू x, x अपॉन y पूछ रहा है। अरे तो बड़ा सरल सवाल नहीं लग रहा यार, एडवांस का तो नहीं लग रहा ये हमें, बट एडवांस का ही है, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा है ना। तो ये ना लगे भाई, 100 आंसर है भाई, खत्म हो गया खेल। 100 आंसर आ रहा है, 100। हजम नहीं हो रही ना बात, क्वेश्चन तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है जेई एडवांस 2015 का सवाल है और ग्राफ से रिलेटेड है, और ये जो ग्राफ है आप देख पा रहे हैं क्या है, आइए देखते हैं। देखो इससे पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन, अरे रुको, तुम लोगों ने वो प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, जो वैंडर वॉल गैस इक्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे कि 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक रियल गैस, तो तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर सब जानी चाहिए कि यार अब की बार जो क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा वो होगी वैंडर वॉल गैस इक्वेशन, जहां पे ए बी कॉन्स्टेंट्स का रिश्तेदारी आने वाली है। सेटिस्फाइज द इक्वेशन पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, यानी कि यहां पे अगर देखे तो ए 0 है। ए और बी में ए क्या डिफाइन करता था, इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इंट्रैक्शंस यहाँ पे नहीं है। ए 0 भाई, ए की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ए एकदम खत्म कर दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप रिश्तेदारी कर, मतलब रिलेशनशिप लिखते हो, p प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर बी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये होती है आपकी वैंडरवाल गैस इक्वेशन। बोलना भाई, अगर यहां पर वो कह रहा है कि मोनो एटॉम 1 मोल है, 1 मोल, 1 मोल का मतलब p प्लस ए बाई वी स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब ए बाई वी स्क्वायर को इन्होंने हटा दिया, डिलीट कर दिया है, तो यानी कि अगर ए 0 है तभी ये रिलेशनशिप आई होगी जो हमको क्वेश्चन में दी हुई। खतरनाक खेल हो गया ये। खतरनाक खेल इसलिए हो गया क्योंकि कह रहा है द रिलेशनशिप ऑफ इंटर एटॉमिक पोटेंशियल P एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस R। इंटर एटॉमिक पोटेंशियल यानी कि एक तरीके से इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस R ऑफ द गैस इज गिवन बाय। देखो जब ए 0 है, अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी कि इंट्रैक्शंस को वो लोग शून्य मान रहे हैं। खुद भी दिमाग लगाओ, क्या वो कर्व कभी नेगेटिव की तरफ जा सकता है क्या? अगर तुम्हारा इंटर एटॉमिक फोर्सेस 0 हैं, अगर तुम्हारा इंटर एटॉमिक फोर्सेस 0 हैं, गौर से सोचो, गौर से सोचो, अगर इंटर एटॉमिक फोर्सेस 0 हैं तो वो जब पास आएगा, वो जब पास आएगा तो उसको रिपल्जन ही रिपल्जन लग रहा होगा, और जब रिपल्जन रिपल्जन लग रहा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ये कौन सा कर्व डिपिक्ट कर रहा है? ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। कांस्टेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता, डी तो गया। अच्छा, इस रिश्तेदारी से कुछ और भी निकल सकता है क्या? पीवी माइनस पीबी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पे हम आर टी का डिवाइड कर दें तो पीवी बाय आर टी माइनस पीबी बाय आर टी इज इक्वल टू 1। पीवी बाय आर टी होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बाय आर टी। ओ हो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब ये नेगेटिव डेविएशन हो नहीं सकता, नेगेटिव डेविएशन हो नहीं सकता, सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन है, तो सी आंसर है, और होना भी चाहिए। एक तो पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, इस रिश्तेदारी के हिसाब से Z ग्रेटर देन 1 है, नेगेटिव कभी में नहीं जाएगा, और साथ में वो ये कह रहा है कि इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस एकदम 0 हैं, यानी कि केवल रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे होंगे, और जब रिपल्जन, जब दो चीजें साथ में जुड़ रही होंगी, दो पार्टिकल साथ में आ रहे होंगे, और जब उनको केवल रिपल्जन लगेगा तो
उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तगड़े से इंक्रीज करेगी, और z ग्रेटर देन 1 है ही है, जिससे कि कर्व कभी नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। देखते ही देखते अच्छा क्वेश्चन टकरा गया अचानक से है। रिपल्जन बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अब ये कोई जे एडवांस में नहीं आया है, ये हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन डाला है क्योंकि एडवांस के और कोई क्वेश्चन दिख ही नहीं रहे थे, इसीलिए तो दो चैप्टर्स को मर्ज किया। A steel rigid vessel of volume 1 liter is filled with a mixture of methane and oxygen at a total pressure of, ये आसान है, the gas mixture is exploded, what would be the final pressure? एक्वस टेंशन दिया है तो जबरदस्ती का, मैं तुम्हें बताऊं, पहले वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, मैं हट रहा हूं। अब देखो, सीधी सीधी बात वो कह रहा है कि यार रिएक्शन लिखो, CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस 2H2O। बेटा एक बात ध्यान रखना, एक्वस टेंशन का बात तब हमें मायने रखता है जब हम वो क्वेश्चन नहीं होते जिसमें ड्राई गैस या आपको टोटल प्रेशर या मॉइस्ट प्रेशर, इससे आपको बिलीव में लाना हो। यहाँ पे तो कंबशन रिएक्शन हो रही है मीथेन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ पे एक्वस टेंशन का कोई रोल है ही नहीं भाई। कोई इनर्ट गैस को हम मॉइस्ट, एक्वस, ड्राई, इसकी बात हो रही है तो हम एक्वस टेंशन नहीं। एक्वस टेंशन क्या होता है? वेपर प्रेशर के द्वारा, मतलब जो वाटर के वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई होता है ना, दैट इज द एक्वस टेंशन। प्रेशर अप्लाई बाय द वेपर्स ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो हमको क्या लेना देना इससे भाई? तो यहां पर हम क्या करें, द गैस मिक्सचर इज एक्सप्लोडेड, व्हाट वुड बी द फाइनल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट? पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ और आराम से क्वेश्चन को ले जाओ। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदल रहा है, पहले 27 था फिर 127 है, टेम्परेचर को रहने दो। नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है? नहीं कर रहा है, कांस्टेंट ले लो। और बताओ, अ स्टील रिजिड वेसल ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर, रिजिड वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, हटाओ। तो ले देकर प्रेशर बदल रहा है, तो प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशनशिप आ गई, तो P1V अपॉन T1 इज इक्वल टू 2 अपॉन T2। T1 क्या है? A steel rigid vessel of volume 1 liter is filled with a mixture of methane and oxygen at a total pressure of 1 atm at 1 atm at 27 degree Celsius यानी कि 300 Kelvin. The gas mixture is exploded. What will be the final pressure of the products? यानी कि पता नहीं है। और T2 क्या है? 273 10 79 10 400। क्या बात कर रहे हो? T2 is equal to 4/3 यानी कि 1.33, यानी कि बी का करेक्ट आंसर। यार बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन था ये, गलती से आ गया भाई, तुम लोग के लेवल का नहीं है, हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है द ड्रेन क्लीनर कॉल्ड ड्रेनेक्स कंटेन्स स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम व्हिच रिएक्ट्स विद द कॉस्टिक सोडा टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये आपके हाइड्रोजन चैप्टर है ना, हाइड्रोजन चैप्टर एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक, उसमें है ये कि आप लोग जब ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स डालते हैं पिट्स के अंदर, या अपने वो स्मॉल होल्स जहां पर गटर वटर होता है, वो जब एल्यूमिनियम कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन करता है वाटर के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जो गंदगी को साफ करती हुई निकल जाती है। खैर ये इंफॉर्मेशन से आप रिएक्शन लिख सकते हो, क्या लिखोगे? Al प्लस NaOH प्लस H2O gives NaAlO2 plus H2. What volume of hydrogen at 27 degrees Celsius and this bar will be released when 0.15 gram of aluminium reacts? तो पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर रहा जाए, इजी है बैलेंस करना, यहाँ पे क्वेश्चन सही है, ज्यादा कठिन भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं है, ठीक है। अब अधिकतर बच्चा क्या सोचता है, एल्यूमिनियम की इंफॉर्मेशन दी है, हाइड्रोजन की निकालनी है, स्टोइकियोमेट्री निकाल कर आंसर निकाल देता है, वो गलत हो जाएगा कि यहाँ पे 0.15 ग्राम के एल्यूमिनियम के लिए पूछ रहा है,
टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस भी अलग अलग हैं। तो साक्षात यहाँ पर जो तुम निकालोगे PV इज इक्वल टू NRT, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आएगी NRT अपॉन P। अब जो तुमको नहीं चाहिए वो यहाँ पे फटाफट भर दो, या जो तुम्हें नहीं मालूम है वो लिख दो फटाक से। क्या है देखो, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स 3 moles ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर 0.15 ग्राम है और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है। 0.15 अपॉन 27 को जरा कैलकुलेट करें, 0.0055 कह रहा है। 0.0055 मोल ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स 3/2 इंटू 0.0055 मोल्स ऑफ H2। ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए, जिसके लिए हम वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं। बस उसको यहाँ पर रख दो। 3/2 इंटू 0.0055, आर की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी, सब बार में लेना है। 0.831 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस 300 अपॉन प्रेशर कितना है 0.831। इस हिसाब से आर की वैल्यू 0.0831 लेनी चाहिए। गलती से लिख दिया मैंने तो जोश में। हाँ, अब मेरे हिसाब से सारी वैल्यूज आपको सामने सामने दिख रही हैं, काटना पीटना बड़ा आसान रहेगा। क्योंकि अगर रुको मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, 2 मिनट देना, मैं जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूँ। मल्टीप्लाई बाय 0.00 मल्टीप्लाई बाय 0.55 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 0.83 डिवाइडेड बाय 0.2475, यानी कि 0.2475, यानी कि 0.25 लीटर, यानी कि 250 मिलीलीटर, ये आंसर है। तो जैसा मैंने कहा, ना ज्यादा मुश्किल है ना ज्यादा इजी है, ठीक ठाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर है। कह रहा है एट वेरी हाई प्रेशर। तो देखो भाई, एक बात सीधी बात समझो, इस तरीके के जब क्वेश्चन आ जाएं, आते हैं, फंस सकते हो इसमें, है ना, फंस सकते हो। कहो तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से निकाल कर देखो, फंसोगे फंसोगे फंसोगे। इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो आपको ना सबसे पहले वो याद होनी चाहिए। वो का मतलब P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर P माइनस एन पी इज इक्वल टू NRT। अब ऑप्शंस में जब आप देख रहे हो कि n नहीं है, तो मतलब क्वेश्चन में n इक्वल टू 1 माना गया है, तो n को जरा हटा दो भाई, बाजू हटो। ये जो वेंडरवल गैस इक्वेशन है, हाई प्रेशर चाहिए, यानी कि अगर जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो ये वैल्यू बिल्कुल बेकार हो जाएगी, लुल हो जाएगी। ये वैल्यू जब लुल हो जाएगी तो पी वी माइनस पी वी इक्वल टू आर टी बचेगा, यानी कि जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी बाय आर टी बचेगा। और अगर हम ये माने तो हमको समझ में आ रहा है कि हमारा ए ऑप्शन सही है। मानते हो कि नहीं? लेकिन बच्चों, पिक्चर के पीछे की जो कहानी है वो अभी आपको पूरी बतानी बाकी है। सिर्फ ऑप्शन ए ही नहीं, इसके साथ साथ एक ऑप्शन और है जो छुपा है और आपको दिख नहीं रहा है। वो ऑप्शन ऐसा है कि जेड का फॉर्मूला होता है पी वी बाय आर टी। तो जेड अपॉन वी की जगह हम लिख सकते हैं पी बाय आर टी। जेड बाय वी की वैल्यू लग सकते हैं ना, बोलो। अब हम क्या करने जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना। ये जो वैल्यू आई थी जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाय आर टी, इस पी बाय आर टी की जगह हम जेड बाय वी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना?
अब आप समझ रहे हो क्या होने जा रही है? अब आप समझ रहे हो क्या होनी जा रही है भाई? जेड माइनस जेड बी बाई वी इक्वल टू 1। बी को अगर हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर आ जाओ यार, जेड माइनस जेड बी बाई वी, जेड वी माइनस जेड बी इज इक्वल टू 1। तो जेड कॉमन, बी माइनस बी इक्वल टू 1। बी इधर चला गया, है ना? तो जेड इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस बी। बस बच्चे को ये नहीं दिखता कि हाँ ए के साथ साथ बी भी हो सकता है। तो ये इस क्वेश्चन की खूबसूरत चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो हम लोग सॉलिड स्टेट्स में आते हैं, ठीक है? सॉलिड स्टेट्स का चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, एडवांस 2022 का सवाल है यार। आराम से पढ़ो, सोचो और उसका आंसर देने की कोशिश करो। क्या आया आंसर बच्चों आप लोगों का? ए बी सी डी, क्या कहते हो? डी आया? डी आया? चलो चेक करते हैं। एटम एक्स ऑक्यूपाइज दी एफसीसी लैटिस। एक्स जो है एफसीसी लैटिस पे है। एफसीसी लैटिस का मतलब हो गया फेस सेंटर के साथ साथ कॉर्नर्स पे एटम होंगे। यानी कि अगर मैं इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो कि जेड से डिनोट करते हैं, वो कितने हो गए? 4। एज वेल एज ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेम लैटिस। ओहो हो, यानी कि ये सिस्टम में झोल है। एक्सीसी एफसीसी लैटिस है जिसके अंदर दो बातें हैं। एक तो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल है, वॉइड्स भी हैं। देखो, अगर मैं एफसीसी के टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो 4 होते हैं, आपको मालूम है कैसे। कॉर्नर्स में 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस फेस के सेंटर्स हाफ इंटू 6, टोटल हो गया 4। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? जस्ट दुगने। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? जस्ट एटम्स के बराबर। अगर हम ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि 8/2 हो जाएगा, यानी कि 4। तो 4 एटम्स है और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो इन दोनों से मिलकर हमारा जो जेड आएगा इस पर्टिकुलर लैटिस का, वो 8 होगा। तो एक्स एटम ऑक्यूपाइज द एफसीसी लैटिस, जिसके अंदर एफसीसी के साथ साथ ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे भी एटम्स को रखा गया है। तो 4 + 4 टोटल 8 एटम्स हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है तो उसका आप फॉर्मूला जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब। अच्छा एक बात और बता दूं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर लोकेटेड 1/4 द डिस्टेंस इन बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल में 1/4 डिस्टेंस पे होते हैं। इससे हमें क्या समझ में आया? बॉडी डायगोनल का 1/4 हो गया। देखो बॉडी डायगोनल होता है √3 है, 1/4 पर टेट्राहेड्रल वॉइड है, और दो एटम्स को मानकर चलते टच करके चल रहा है, और दोनों एटम्स की रेडियस होगी 2r। यहां से हमको a और r के बीच में रिश्तेदारी आ जाएगी। यहां से आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 8r/√3। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8r³ और ऊपर क्या चला गया भाई? 3√3। काटो जो जो कट रहा है, देखो क्या आंसर आ रहा है। 8 πr³ है 8। हाँ, और एक बात और सुन लो, अभी और सुनिए।
यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन आएगा और अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 35% आंसर आ रहा है हमारा, यानी कि करेक्ट आंसर इज बी। इजी था क्वेश्चन, कुछ ज्यादा इसमें ज्ञान वाली बातें नहीं दिखी हमें, पर ठीक है। एक आध देखो, जरूरी थोड़ी ना एडवांस का पेपर है तो सारे ही क्वेश्चन कठिन होंगे। बोलो, आपको कुछ परसेंटेज टफ मिलता है, कुछ परसेंट मीडियोकर मिलता है, एक आध ऐसा मिलता है कि चलो ठीक है तुम कर लोगे बड़ी आसानी से। तो जेईई एडवांस 2022 का सॉलिड स्टेट का ये जो क्वेश्चन है, इस पे वो आपका चेक कर रहा है कि पैकिंग एफिशिएंसी का बच्चे को फॉर्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है। फिर वो जो ए लिख रहा है, ए और आर के बीच में वो रिश्तेदारी निकाल पा रहा है, उसको पता है कि नहीं पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है 1/4 द डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल पे मिलता है। उसके बाद ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड को वो किस दृष्टिकोण से देख रहा है। तो ये सारी बातें जब हम लोग मिलाएंगे तब जाकर हमको पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कह लो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बट ऑब्वियस बात है पैकिंग एफिशिएंसी आएगी और ये 35% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जे एडवांस 2014 का है, द अरेंजमेंट ऑफ एक्स माइनस आयंस ओके अराउंड ए प्लस इन अ सॉलिड ए एक्स, ये सॉलिड ए एक्स है। देखो, जब 3 एटम्स ऐसे हो और उसके ऊपर एकदम उल्टे 3 एटम्स लगा दिए जाए, तो ये जो बीच में डायमंड शेप जो बनता है इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ये हम आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वाली बात बता दें, क्योंकि अगर तुम्हें इसका इंफॉर्मेशन नहीं पता तो तुम गए। अब कह रहा है रेडियस ऑफ एक्स माइनस 250 है तो रेडियस ऑफ ए प्लस बताओ, बात तेरी। रेडियस रेशियो रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। रेडियस रेशियो रूल क्या कहता है कि हर चीज के लिए, जैसे टेट्रा हेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, क्यूबिकल, इन सब के रेडियस रेशियोज होते हैं। अगर आपने ये पहचान लिया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जो कि इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता ही ऐसे है। आप सीसीपी और एससीपी अरेंजमेंट जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या ही रहता है 3D में, कि अगर 3 बॉलें ऊपर हैं और 3 बॉलें उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके जस्ट ऊपर है, तो बीच में 6 से घिर कर जो डायमंड शेप का जो वॉइड बनता है उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। आर प्लस अपॉन आर माइनस जो रेडियस रेशियो होता है वो होता है 0.414, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए वैल्यू होती है। क्यूबिकल होता है तो 0.732 होता है। उसी तरीके से टेट्राहेड्रल के लिए कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है। अब आपको इसने एक्स माइनस की दी हुई है तो कैटायन की आ जाएगी, तो 0.414 मल्टीप्लाई बाय 250, ये आंसर है। लो, खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई। तो ये आ रहा है 103.5 अप्रोक्स 104 पिकोमीटर। यहाँ पे इसने क्या जानने की कोशिश करी, बच्चे को ऑक्टेडल वॉइड ढंग से पता है कि नहीं पता है, और क्योंकि 2013 का है तो थोड़ा सा आसान लेवल पे रहेगा, बट ऑब्वियस की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइकॉनिक क्वेश्चन है, इंटीजर वैल्यू आंसर, जेई 2018 एडवांस। कह रहा है कंसीडर एन आयनिक सॉलिड MX विद NaCl स्ट्रक्चर। NaCl स्ट्रक्चर दिमाग में जब आता है तो जनरली तुमने NaCl के बारे में क्या पढ़ा है हमको बता दो। NaCl स्ट्रक्चर में तुमने यही पढ़ा है कि जो कैटायन होता है वो यूजुअली छोटा माना जाता है, एनायन जो होता है वो थोड़ा बड़ा माना जाता है। तो कैटायन का जो हिस्सा है यानी कि जो Na प्लस है वो बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर में होगा। मानते हो कि नहीं, पहले हाँ या ना बोलो। मानते हो? Cl माइनस कहाँ होता है? फेस सेंटर में प्लस कॉर्नर में। ये एक जनरल एक्सपेक्टेशन है, जो NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो ये बात जानते हैं कि जनरली ऐसा होता है और होता आया है, ये होता है। अब क्वेश्चन पढ़ो, जब तुम क्वेश्चन में पहली लाइन पढ़ोगे NaCl स्ट्रक्चर, तुम्हारे दिमाग में ये चीज छप जाएगी। बोलो भाई हाँ या ना। कंसीडर अ न्यू स्ट्रक्चर Z whose unit cell is constructed from the unit cell of MX following the sequential instruction given below, neglect the charge balance। फर्जी फर्जी बातें कर रहा है, कह रहा है एक नया स्ट्रक्चर बनाओ। कह रहा है रिमूव ऑल दी एनायंस एक्स एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। एनायन को इन लोगों ने बॉडी सेंटर में रखा है और हर जगह से हटाने को कह रहा है एक्सेप्ट फॉर वन।
एक्सेप्ट फॉर बॉडी सेंटर। लेकिन जो नॉलेज हम लोग ने अभी तक प्राप्त करी है उसके हिसाब से बीच में पॉजिटिव आना चाहिए। पहली लाइंस पढ़कर हमें यह समझ में आया है कि बीच में पॉजिटिव नहीं है, इन लोगों के हिसाब से बीच में नेगेटिव वाला है। इन लोगों ने उल्टा अरेंजमेंट सोच कर दिया है। इन लोगों ने एक हाइपोथेटिकल क्रिस्टल उत्पन्न किया है, उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। हम ये जानते हैं लेकिन इनके हिसाब से कुछ और ही है। क्या कह रहा है? रिमूव ऑल दी एनायंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। एनायन हमारे हिसाब से फेस सेंटर प्लस कॉर्नर्स में होना चाहिए, लेकिन वो सेंटर में रख रहा है। यानी कि इनके हिसाब से जो ये पोजीशंस है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये इंटरचेंज्ड है। ये लॉजिक तुम्हें लगाना है, जो कि काफी मुश्किल था जब बच्चों को ये फेस करना पड़ा। और सुनो दूसरा क्लू, फिर देखो दूसरा क्लू क्या कह रहा है। रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर्ड कैटायन एम। अब फेस सेंटर में तो एनायन होते हैं, लेकिन ये तो कैटायन की बात कर रहा है। यानी कि जहां कैटायन है वहां एनायन है, और जहां एनायन है वहां कैटायन है। अरे वाह, क्या खेल खेला है भाई। तो अब हम लोगों ने ये माना है जस्ट इसका उल्टा, जो वो कह रहा है उसके हिसाब से। ये क्या है? ये डेटा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझते रहना कि Na+ कॉर्नर और फेस सेंटर में है। Na+ को मैंने पिंक कलर से शो किया है, कॉर्नर 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 कॉर्नर, और फेस सेंटर 1 2 3 4 5 6। और Cl- जो कि येलो कलर से शो किया है वो है बॉडी सेंटर और एस सेंटर में। ये बॉडी सेंटर्ड है और एच सेंटर, एज 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 12 एजेस है। 12 एजेस के सेंटर्स में मैंने Cl- लगा दिया है। ये एक प्रॉपर NaCl का मैंने लैटिस स्ट्रक्चर बना दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब वो कह रहा है रिमूव ऑल दी एनायंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। यानी कि वो जो पीले पीले बॉल है जो कि एनायंस बांधकर चल रहा हूं, उन्हें हटा दूं एक्सेप्ट फॉर सेंट्रल वन। तो मैंने हटा दिए, ये एज सेंटर से सारा हटा दिया, तो मेरे को एक फाइनल डायग्राम ये बनकर आ गया। तो फिगर 1 है, फिगर 2 ये है। मैंने पहले से बनाकर रख दिया ताकि टाइम ना वेस्ट हो। मैंने क्या किया, एज सेंटर से सब हटा दिया। उसने कहा है सेंट्रल वाला नहीं हटाना है, तो नहीं हटाया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कह रहा है रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर कैटायंस। फेस सेंटर्स में कैटायंस थे, उनको जगह एनायन पुट कर दो। तो फेस सेंटर ये है, पिंक 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 6। इनकी जगह अब ये येलो 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 हो गए, क्योंकि उसने कहा है कि कैटायंस को एनायन से रिप्लेस कर दो। तो लो भाई कर दिया, और बताओ क्या करना है। कह रहा है रिमूव ऑल द कॉर्नर कैटायंस। लो बेटा, कैटायंस की तो ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। रिमूव ऑल दी कॉर्नर कैटायंस, हटा दिए भाई। पहले देखो कैटायंस दिख रहे हैं यहां पे कॉर्नर पे, अब मैंने यहां पर कॉर्नर पे भी हटा दिए। और क्या कह रहा है, और सुनो, रिप्लेस द सेंट्रल एनायन विद सेंट्रल कैटायन। ओके, ये एनायन था बॉडी सेंटर में, इसको रिप्लेस कर दिया कैटायन से। तो वो सिर्फ तुम्हें घुमा रहा है और तुम घूम रहे हो। ठीक है, वो कह रहा है पहले राइट जाओ, तुम राइट चले गए। अब कह रहा है सीधा चलो, और अब लेफ्ट चले जाओ। अब लेफ्ट से फिर राइट घूम जाओ, और फिर राइट हो जाओ, और फिर लेफ्ट हो जाओ, और फिर सीधा चलो, फिर लेफ्ट हो जाओ। बस अब जो तुमने पहला राइट लिया था वहां दोबारा पहुंच जाओ। ये ऐसा खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ, तो तुम भी खेल लो। तुम डायग्राम बनाते 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 यहां तक पहुंच जाओगे। ये तुम्हारा एक तरीके से फाइनल स्ट्रक्चर है। अब हमसे कह क्या रहा है, वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एनायन बाय नंबर ऑफ कैटायन। टोटल नंबर ऑफ एनायन कैटायन का रेशियो बता रहा है। तो इसमें मेरी बात सुनो, कैटायन है क्या बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर में जेड की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है कि नहीं होती है। एनायंस ये है फेस सेंटर्स में, कितने हैं भाई, 6 हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2 का, कितना हो गया 3। एनायन इस टू कैटायन का रेशियो कितना आ गया, 3:1, यानी कि 3। भाई 3:1 आया ना, तो 3 आंसर हो गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज खूबसूरत थी, हल करना कोई कठिन काम नहीं था यहाँ पे। क्या खूबसूरत लैंग्वेज है, मतलब बच्चा जब डायग्राम बनाएगा तो उसमें काफी बार जूझेगा
समझ नहीं पाएगा, कहाँ जाऊं, दाएं जाऊं, बाएं जाऊं। एक बार फिर से ये सारे पॉइंट्स को एक बार ढंग से देखो और ये सारे फिगर्स को देखो। वीडियो को पॉज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेईई एडवांस 2017 का ये सवाल है, बहुत इजी है, एक बार आप पढ़ के इस क्वेश्चन को आराम से ट्राई कर सकते हो। समझ में आया कुछ बच्चों? कुछ कठिन तो नहीं लग रहा होगा, भले 2017 का है, लेकिन इस सवाल में मुझे कुछ ज्यादा कठिनाई दिखती नहीं है बच्चों, साफ साफ बताऊं तो। रीजन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बोर्ड लेवल पे बहुत ज्यादा करके आए हुए हैं, है ना। जहां पे हमसे वो कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, प्योर सब्सटेंस, हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ A is equal to 400 picometer. If the density of the substance in the crystal, density दी हुई है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये पिकोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हम लोग जानते हैं 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कर दो। देन द नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 256 है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास नहीं पता तो मॉलिक्यूलर मास के लिए डेंसिटी दी है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए m इंटू जेड अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। सीधी सीधी बात, नो बकवास। डेंसिटी 8 ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब है। मॉलिक्यूलर मास नहीं मालूम है। z नंबर ऑफ एटम्स फेस सेंटर के लिए z की वैल्यू अभी निकाल कर आ रहे हैं, 4 होती है। एन नॉट या Na एक ही बात है ना, Na को Na ही रहने दो। ए क्यूब बोले तो 4 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। कैलकुलेशन आसान रहेगी, वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, जब तक मैं बगल में कर लेता हूं। बेटा निकाल लिया, m का वैल्यू आ रहा है 128 इंटू 10⁻⁻24 Na। क्या ये आपका भी आ रहा है बेटा? अब इसको यहां पे प्लेस कर दो। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो गिवन मास 256, Na तो Na ही है, अपने तो अपने ही है अपॉन मॉलिक्यूलर मास 128 इंटू 10⁻⁻24 इंटू Na से Na कट गया, इसीलिए उसको सॉल्व नहीं किया था। अंदाजा लग चुका होता है, Na को लास्ट तक ले जाओ तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻24। ये आंसर है क्या? नहीं, 10⁻24 तो ऑलरेडी है। वैल्यू ऑफ n इज 2, दिस इज द आंसर। सिंपल, क्रिस्प एंड शॉर्ट। सीधी बात, नो बकवास क्वेश्चन है, एकदम सीधी बात, नो बकवास। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन वन करेक्ट आंसर। देखो मोर देन वन करेक्ट अपने में ही एक अच्छा क्वेश्चन रहता है, और जेईई एडवांस 2023 लेटेस्ट है यार। एटम्स ऑफ मेटल XYZ फॉर्म्स FCC unit cell of edge length LX, BCC of unit edge length LY and simple cubic unit cell of edge length LZ। X FCC है, edge length LX है, Y BCC है, edge length LY है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल Z है और edge length LZ है। RZ और RY के बीच में रिश्तेदारी दी है, RY और RX के बीच में दी है। मॉलिक्यूलर मासेस ZY और ZX के बीच में रिश्तेदारी दी है। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं, तो मैंने इसको टेबल में बना लिया। एलिमेंट आपको XYZ दिए हैं, X आपका FCC है, Y आपका BCC है और Z आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। एज लेंथ और रेडियस के बीच में जो भी रिश्तेदारी ओरिजिनली हम लोगों ने पढ़ी है वो हमने लिख दी है। LX यानी कि A था और RX मतलब जो R था, A = 2√R पढ़ते हो ना, तो LX आ गया उसकी जगह। LX क्या है? एज लेंथ है, एज लेंथ। उसको A नहीं कह रहा है क्योंकि 3 3 है ना, तो एज लेंथ कह रहा है। तो ये रिश्तेदारी आपको पता है,
और आपको पैकिंग एफिशिएंसी भी पता है कि एफसीसी की सबसे ज्यादा होती है, फिर बीसीसी की और फिर एससीसी की। ये आपको मालूम है, तो हमने टेबल में बना लिया। आपको कुछ पता करना है। कह रहा है कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल एक्स यानी कि एफसीसी ग्रेटर देन होगी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल वाई, पीसीसी इज ग्रेटर देन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल जेड। ये तो फैक्ट की बात कर रहा है। मेरे हिसाब से पहले तो आप इसी को टिक कर दो कि तुम जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हो। बताओ। नेक्स्ट कह रहा है एल वाई और एल जेड, एल एक्स और एल वाई, इनके बीच में रिश्तेदारी बताओ। क्या कौन कम है कौन ज्यादा? तो एल एक्स और एल वाई, पहले रिश्तेदारी ढूंढनी पड़ेगी। रिश्तेदारी कैसे ढूंढे हम? रिश्तेदारी 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 ऐसे ढूंढेंगे कि देखो भाई, हमको पता है आर वाई इज इक्वल टू 8/√3x। अब आर एक्स की जगह, ये आर एक्स की जगह क्या रखें यार? अच्छा एक मिनट रुको। आर जेड इज इक्वल टू √3/2 RY है, और आर वाई की जगह ये लिख सकते हैं। कुछ ना कुछ फिरकी मारनी पड़ेगी, तभी निचोड़ में पहुंच पाएंगे, क्योंकि एल एक्स एल वाई एल जेड के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करनी है, तभी पता चलेगा कौन कम है कौन ज्यादा है। √3/2, √3/2 है। आर वाई की जगह ये पुट कर देते हैं 8/√3 RX। इससे क्या हो गया भाई? इससे कुछ तो निकला। इससे निकला कि आर जेड जो है वो 4 RX है। का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे कि हम लोगों ने पीछे एक रिलेशनशिप लिखी है, एल एक्स इज इक्वल टू 2√2 RX, और एक रिश्तेदारी लिखी है एल वाई को लेकर कि 4/√3 RY। अब आर वाई लिखा है, एल वाई इज इक्वल टू 4/√3 RY। अच्छा बच्चों, क्या ऐसा कर सकते हैं? मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। यहां पर देखो रिश्तेदारी वाई और एक्स की दी है, आर एक्स और जेड की निकाल ली, आर वाई की निकाल लें क्या एक्स के टर्म्स में? अच्छा आर वाई दिया है, देखो आर वाई दिया है 8/√3 RX। करके देख रहे हैं, थोड़ा इसमें जूझना पड़ेगा है ना। 8×4 = 32/3 RX। तो एल एक्स भी आर एक्स में आ गया, एल वाई भी आर एक्स में आ गया। समझ रहे हो मकसद, समझ रहे हो जीवन का? अब एल जेड ले रहे हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा ना, इसे थोड़ी ना 2 RZ है। आर जेड और आर एक्स में कोई रिश्तेदारी है क्या? क्या हो गया है? क्या खुल गया ये? आर जेड इज इक्वल टू 4 RX। तो मैंने किया क्या, एल एक्स एल वाई एल जेड को आर एक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बताओ बेटा, शाबाश। चलो 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा। मेरे हिसाब से एल वाई सबसे बड़ा है, वो सीधा सीधा 8 है, और ये 2√2 है, तो एल वाई से सबसे ज्यादा है, फिर एल जेड है, और फिर लास्ट में एल एक्स है। आई थिंक आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। वाई जेड एक्स बोलो बच्चों, वाई जेड एक्स। तो वाई ग्रेटर देन जेड, हाँ सर सही है। जेड ग्रेटर देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन वाई कह रहा है, नहीं गलत है। अब यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं, पहले ये बताओ। हो गए होंगे है ना, हो गए होंगे, इजी है। अब डेंसिटी ऑफ एक्स एंड वाई को कोरिलेट करना है भाई। गजब सवाल है यार। डेंसिटीज ऑफ एक्स एंड वाई को रिलेट करना है, और मॉलिक्यूलर मासेस दिए हुए हैं। mz इज इक्वल टू दिस और mz इज इक्वल टू दिस। ओ हो, दोनों mz दिए हैं, तो हमने इनको को रिलेट किया, तो 3/2 my इज इक्वल टू 3 mx। 3 से 3 कटा,
My इज इक्वल टू 2mx। इन दोनों से ये रिश्तेदारी निकाल ली क्योंकि दोनों की डेंसिटीज की बात हो रही है। किसकी डेंसिटीज की बात हो रही है? एक्स और वाई की। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास दिया है वो जेड और वाई और जेड एक्स के बीच में दिया है, तो दोनों mz वैल्यूज को कोरिलेट कर दिया, तो my और mx के बीच में रिश्तेदारी आ गई। यहां तक समझ में आया? बोल भाई। अब हम क्या करेंगे, सुनना। अब हम ऐसा करेंगे कि दोनों की डेंसिटीज को डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाई। वैसे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जेड अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। सहमत हो? जहां पे मॉलिक्यूलर मास होता है, जेड होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ए क्यूब होती है एज लेंथ। ठीक है, अब हम क्या करें, कुछ जुगाड़बाजी कि क्या जुगाड़ है वो भी बता रहे हैं, समझना। अभी हमने जो एम एक्स और एम वाई के बीच में रिश्तेदारी निकाली थी वो थी एम वाई इक्वल टू 2 टाइम्स एम एक्स। करो 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 करो, एम एक्स इंटू जेड एक्स अपॉन एन ए की जगह एन ए लिखो, एज लेंथ यहाँ पे एक्स की एल एक्स थी, फिर यहां पर आ जाएगा एम वाई इंटू जेड वाई, ऊपर आ जाएगा एन ए इंटू एल वाई का होल क्यूब। अब सुनो, एम वाई की जगह 2mx पुट कर सकते हैं, तो एम वाई हटाओ और 2mx पुट करो। अब काटो, mx से mx कटा, na से na कटा, zx और zy। zx क्या है भाई? x है हमारा क्या? fcc। fcc के टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4, और y है bcc, उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। तो लो भाई, 2 2 जा 4, और ये 2 से कट गया, सब कुछ खत्म, सब कुछ कट मिट के मर गए ये लोग। अब डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू आ क्या रहा है? मुद्दे की बात सुनो, एज लेंथ ऑफ वाई अपॉन एज लेंथ ऑफ एक्स का होल क्यूब। अब एल वाई इज ग्रेटर देन एल एक्स है ना, एल वाई इज ग्रेटर देन एल एक्स है ना, तो यानी कि डेंसिटी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाई, यानी कि ये पॉइंट सही लिखा है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, क्या नजारा है। तो करेक्ट पॉइंट इज ए बी डी कविलियर्स, ए बी डी विलियर्स। तो फिर बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एडवांस 2016 का ये खूबसूरत सा सवाल है और मोर देन वन करेक्ट आंसर है। मोर देन वन करेक्ट आंसर क्या क्या है कि द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर विच CCP 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आर। CCP क्लोज क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर। इससे रिलेटेड भैया आपको क्या क्या बातें बतानी है, चलो देखते हैं। अच्छा, CCP का मतलब क्या है? ABC पैकिंग होगी। कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है सर, ABC। ये एक जो एटम है वो फर्दर 6 से घिरा होता है, नीचे भी 3 होते हैं, ऊपर भी 3 होते हैं, तो इसका जो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। और CCP इज रिलेटेड एज FCC, यस और नो। और जो एफिशिएंसी FCC की होती है वही CCP की भी होती है, जो कि होता है 74%, यस और नो। अब क्वेश्चन पढ़ो, द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12। तो ये आंसर आपने यस कर दिया और यहीं पे आपका कबाड़ा हो गया। वाह, क्यों बेटा? बहुत शानदार आदमी है एडवांस, वो टॉप मोस्ट लेयर की बात कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर और कोई लेयर है ही नहीं, है ही नहीं। इमेजिन करो कि जैसे इसके ऊपर, यानी कि इसके ऊपर कोई लेयर है ही नहीं, तो जब इसके ऊपर कोई लेयर है ही नहीं तो इस वाले एटम को 1 2 3 4 5 6 छू रहे हैं, और फिर नीचे वाले 3 छू रहे हैं, और 6 + 3 कितना हुआ? 9 ही तो हुआ।
टॉप मोस्ट यही मानकर चल रहा हूं मैं, मतलब इसके ऊपर कोई है ही नहीं। वैसे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, लेकिन मैं टॉप मोस्ट की बात कर रहा हूं। बहुत समझदार खिलाड़ी है वो। तो टॉप मोस्ट कितना होगा? 9 होगा, वैसे 12 होता है। तो ये पॉइंट गलत हो गया ना। हाँ, करेक्ट मार्क करना था। ये पॉइंट गलत हो गया। अभी आगे चलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ द एटम पैकिंग इज 74, क्योंकि सीसीपी इज रिगार्डेड एज एफसीसी एंड एफसीसी है 74 पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये बात सच है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम आर 1 एंड 2। ओ भाई, क्या गजब का क्वेश्चन है। पर एटम की बात हो रही है भाई। अगर हम पूरे एटम्स की बात करें तो एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, और 4 एटम्स के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होती हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होती हैं। लेकिन पर एटम के लिए क्या हुई? 1 और 2 ही तो हुई ना, एक एटम के लिए 1 और 2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। द यूनिट सेल एज लेंथ इज 2√2 टाइम्स द रेडियस। अरे तो सीधा सीधा रिश्तेदारी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिख कर आ रहे हैं, देखो जरा, टेबल बनाए थे। एफसीसी ए इक्वल टू 2√2r, ये तो बात बिल्कुल सच है यार। यानी कि बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। और एक बार आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से भी समझ लो, देख लो आया कि नहीं आया। समझ रहे हो ना बेटा? अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं यार सॉलिड स्टेट से। चलो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जे एडवांस 2020 का है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कैटायन एम। ये एम है, एम एम, ये एम है। एंड एनायन एक्स 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 इधर है। इज शोन बिलो व्हेन कंपेयर टू द एनायन द कैटायन हैज अ स्मॉलर आयनिक रेडिया। ये तो हमको पता ही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। कह रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला mx होगा। आइए फाइंड करते हैं। ये जो m है आपका, ये मुझको कहां दिखाई दे रहा है? फेस के सेंटर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो हमको फिलहाल दिखाई दे रहा है हम उसके हिसाब से आंसर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? जो हमारा m है वो फेस सेंटर में है। देखो, फेस सेंटर में कंट्रीब्यूशन हाफ का होता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो दिखाई दे रहे हैं वो 2 दिखाई दे रहे हैं, तो ये 1 आ गया टोटल नंबर ऑफ एटम। x की बात करें, x हमें एज के सेंटर में दिखाई दे रहा है। एच के सेंटर में कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 का, और टोटल हमें जो एटम्स दिखाई दे रहे हैं फिलहाल वो है 4। तो यस, इंपेरिकल फॉर्मूला इज mx। ये पॉइंट सही है, मानते हो? सिंपल क्वेश्चन है। अभी रुको, आगे बढ़ो। कैटायन m एंड एनायन x हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसको एक्सटेंड करो। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये कौन सा नशा करता है ना। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अब यहाँ कॉर्नर्स 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 पे लगा दिए। तो एक तरीके से हमको ये समझ में आ रहा है, सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से। और अगर हम एज एज में भी लगा देते हैं, कॉर्नर्स को हटा देते हैं, एक मिनट रुको। तो बेटा एक बात सुनो, एक बात तो सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि एजेस में लगाने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि ये CSCl जैसा स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है? जैसे अगर हम इसको सीजियम मान लें, ये Cl- मान लें, ये बॉडी सेंटर टाइप जैसा है, जिसको ये 8, 4 इधर के और 4 इधर के छू रहे होंगे। Cl- को भी आराम से 8 छू रहे होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 8 आएगा, लेकिन ये डिफरेंट कह रहा है, जो कि गलत है। इसलिए ये पॉइंट गलत है। रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल एज इज 0.8666। अगर हम ऐसे ये बॉडी डायगोनल बनाते हैं,
बॉडी डायगोनल हो गया √3a इज इक्वल टू 2 टाइम्स RCS प्लस RCL माइनस, तो √3/2a, √3/2a क्या आ जाएगा 1.7 का, यानी कि 0.866 ना, ये सही है। रेशियो ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन टू एनायन इज 0.414। देखो बेटा ये जो है ना, ये तुम्हारा क्यूबिकल वॉइड है। क्यूबिकल वॉइड का कितना होता है 0.732 रेडियस रेशियो रूल्स के हिसाब से, और ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल का दिया हुआ है जो कि गलत है, इसलिए ये पॉइंट गलत है। यहां से बेटा हम लोगों का सफर, मतलब एक चैप्टर का और सफर खत्म होता है। अब शायद अंतिम चैप्टर बचा है, इक्विलिब्रियम केमिकल और आयनिक एक साथ आएगा। आई होप आप लोगों के जे एडवांस के सफर में ये वीडियोस काफी ज्यादा आपको मदद दे रही हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। कोई डाउट्स हो तो वो भी पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा उन कमेंट्स को पढ़ के उन डाउट्स को कैटर करने की। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, स्टडी हार्ड, बाय बाय।